हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी की जो बुक 1 है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, इस चैप्टर को यहाँ पे हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हैं वो करा दूंगा जल्दी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, यहाँ पे आपको PDF नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। तो चलिए एक बार सिलेबस को देखते हैं। ये जो हमारी बुक 1 है, इसमें टोटल 8 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें से आज हम 8वें नंबर का चैप्टर कर रहे हैं, यानी कि अपना सिलेबस इस वीडियो के बाद कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। बुक 2 ऑलरेडी कवर कराई हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, व्यापार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। व्यापार यानी कि ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि ट्रेड जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप है। ठीक है, जैसे हमने प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ा जिसमें कृषि होती है, ठीक है, पशुपालन होता है। फिर हमने द्वितीयक क्रियाकलाप पढ़ा था, द्वितीयक में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी विनिर्माण होता है। ऐसे ही तृतीयक क्रियाकलाप होता है जिसमें व्यापार है, आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह आ जाता है, संचार आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो व्यापार क्या है? तृतीयक क्रियाकलाप है। सबसे पहले तो इतना समझ लेना है। अब बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, व्यापार का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं कि व्यापार के जरिए वस्तु जो होती है, वस्तु या फिर सेवा यानी सर्विसेज, ठीक है, वस्तु या सेवा का इसमें आदान प्रदान होता है, यानी कि एक व्यक्ति किसी को दे रहा होता है। ठीक है, यानी देने का मतलब यहाँ पे फ्री में नहीं है। अगर किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करा रहा है तो उसका मतलब वो उसको बेच रहा है। ठीक है, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। यानी व्यापार करने के लिए दो पक्ष का होना आवश्यक है। एक तो होता है भाई सेल करने वाला यानी बेचने वाला, तो दूसरा होता है उसको खरीदने वाला। ठीक है, यानी दो पक्ष होने इसमें जरूरी है। एक पक्ष बेचता है तो दूसरा पक्ष इसको खरीदता है। कुछ स्थानों पे लोग जो है वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए लाभदायक होता है। अब समझिए, देखिए आज के समय में तो चलो मुद्रा है तो हम क्या करते हैं, हम पैसे के जरिए वस्तुओं को खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप 100 साल पीछे चले जाओगे, ठीक है, तब आप देखोगे कि एक एक्सचेंज सिस्टम होता था, यानी विनिमय सिस्टम होता था, विनिमय प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दुकान पे जाके साबुन खरीदना है, तो आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अनाज ले जाओगे, तो अनाज के बदले आप उससे क्या अनाज दोगे, उसके बदले में आपको साबुन दे देगा। यानी पहले मुद्रा का चलन ज़्यादा नहीं था एक समय में, उस समय में ज़्यादातर विनिमय प्रणाली होती थी। जब मुद्रा आ गई तो उसके बाद जो व्यापार है, ट्रेड है, वो थोड़ा ईजी हो गया, आसान हो गया। ठीक है, अब व्यापार जो होता है ना वो दो स्तर पे होता है। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट बताना भूल रहा हूँ कि व्यापार जो होता है ना वो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होता है। यानी जो सेल कर रहा है उसके लिए भी फायदेमंद है, और जो परचेज कर रहा है यानी खरीद रहा है उसके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, अब व्यापार दो स्तर पे होता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे भारत अगर कोरिया से व्यापार करे, भारत अगर चाइना से व्यापार करे, भारत अगर अमेरिका से व्यापार करे, बांग्लादेश से, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यानी जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और अगर व्यापार देश के अंदर हो रहा हो, ठीक है, सीमा रेखा के अंदर हो रहा हो, तो वो राष्ट्रीय व्यापार होता है, जैसे एक राज्य का दूसरे राज्य से। तो अब बात करते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रीय व्यापार आप अच्छे से समझते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तु और सेवा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी आयात निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार यानी आर पार, यानी जैसे मान लीजिए भारत है, ये भारत का मैप है, ठीक है, तो भारत के मैप के बाहर देखोगे आप, अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। जब यहाँ से बाहर व्यापार होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है, और राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें अन्य स्थान से कम दामों में खरीदा जा सकता है। ठीक है, अब समझिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, ये होता क्यों है? इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि दुनिया में कितने सारे देश हैं। आप सोचो, हर देश के पास विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं। अब मान लीजिए अरब देश जो है उनके पास है तेल संसाधन, यानी उनके पास पेट्रोलियम मिल जाता है, तेल मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ब्राज़ील के पास जाओगे तो वहाँ पे कुछ
कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी, किसी चाइना या किसी दूसरे देश के पास जाओगे तो वहाँ पे फसलें मिल जाएगी, किसी और देश में जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे खनिज संसाधन ज़्यादा हों, ठीक है, कहीं पे इमारती लकड़ियाँ मिलती हों, कहीं पे ग्रेनाइट पत्थर मिलते हों। तो सभी देशों में ना संसाधन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अब भारत को भी भाई तेल चाहिए। अब भारत में तो उतना ज़्यादा तेल होता नहीं है कि पूरे भारत की नीड को पूरा कर सके, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी तेल होता है, मुंबई हाई वगैरह वहाँ पे तेल मिलता है, लेकिन उतना नहीं हो पाता भारत में कि पूरे देश की नीड को पूरा कर पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको अरब कंट्रीज से या बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है। अब अरब के देशों में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो भारत से खरीदते हैं या दूसरे देशों से खरीदते हैं, यानी हर देश की एक ज़रूरत है और वो ज़रूरत व्यापार जो है पूरा कर देता है। तो इसलिए दो देशों के बीच में व्यापार होता है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब विनिमय व्यवस्था यानी कि एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है, विनिमय प्रणाली, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब आदिम समाज था तो व्यापार जो होता था वो उसमें विनिमय व्यवस्था को अपनाया जाता था, यानी एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु है वो दूसरे व्यक्ति को वो वस्तु दे देगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था ना, आपको साबुन खरीदनी है तो आप अनाज अपने घर से ले जाओगे, गेहूं, और उस दुकानदार को दे दोगे तो वो आपसे गेहूं ले लेगा, बदले में आपको साबुन दे देगा। आपको मान लो कुम्हार से घड़ा खरीदना है तो आप कुछ ऐसी वस्तु ले जाओ जिसकी जरूरत कुम्हार को, आप उसको वो वस्तु दे दोगे तो बदले में आपको घड़ा दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, लेकिन इससे व्यापार आसान नहीं होता है, ठीक है, व्यापार कहीं ना कहीं मुश्किल होता था। मुद्रा आने से, यानी जब मुद्रा आई तो व्यापार जो है बहुत आसान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, इसको समझना है। तो देखिए, प्राचीन समय में लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन होता था, लेकिन ये काफ़ी जोखिमपूर्ण था, यानी रिस्क होती थी, खतरा होता था। इसलिए व्यापार जो था वो स्थानीय बाजारों तक सीमित था, ठीक है, आपस में लोकल मार्केट में ही चीज़ों को बेच दिया जाता था। लंबी दूरी में ले जाएंगे तो बहुत रिस्क है, ठीक है, हो सकता है लूट जाए या कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो सकता था। तो आपस में आसपास लोकल मार्केट जो होती है, स्थानीय बाजार होते हैं, वहाँ पे व्यापार करते थे। लोग तब अपने संसाधनों का ज़्यादातर जो हिस्सा होता था वो अपनी जो बेसिक नीड होती है, जैसे भोजन, वस्त्र, इन सब चीज़ों पे खर्च करते थे, ठीक है। यानी कि लोगों के पास जो पैसा होता था उस पैसे को वो अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए, ठीक है, अपना रोटी कपड़ा मकान इन सब चीज़ों पे खर्च करते थे। लेकिन जो उस समय में धनी लोग होते थे, यानी जो केवल जो धनी लोग हैं ना, जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, केवल वही लोग आभूषण या फिर महंगे परिधान खरीदते थे, यानी कि गहने हो गए या फिर महंगे कपड़े हो गए जो स्थानीय बाजार में आसानी से ना मिलते हो, दूर से मिलते हो, बाहर से आते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें केवल धनी लोग खरीदते थे। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विलास की वस्तुओं का व्यापार शुरू हो जाता है। फिर रेशम मार्ग जो था वो लंबी दूरी के व्यापार का एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि रेशम मार्ग जो है इसमें 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग के सहारे रोम और चीन को जोड़ता है, ठीक है, रोम और चीन को ये जोड़ रहा है और लंबे मार्ग पर व्यापार होता था। तो व्यापारी जो थे वो भारत, ईरान, ठीक है, ईरान अब है, पहले पर्सिया होता था, ठीक है, अब ये ईरान हो गया है। और मध्य एशिया के मध्यवर्ती जो स्थान है वहाँ पे जो चीन का बना हुआ रेशम होता था या रोम की जो ऊन होती थी जो बहुत ज़्यादा फेमस होती थी, ठीक है, प्रसिद्ध होती थी, बहुमूल्य धातु हो गई, ये सारी महंगी महंगी वस्तुएं जो होती थी एक जगह से दूसरी जगह पे परिवहन होते थे रेशम मार्ग के जरिए। तो ये एक प्राचीन समय में एक देश से दूसरे देश या फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ व्यापार की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। रोमन साम्राज्य फिर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा इस सब के बारे में, हिस्ट्री में। तो रोमन साम्राज्य जब खत्म होता है तो 12वीं-13वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोपियन जो वाणिज्य में वृद्धि होती है, यानी यूरोपीय व्यापार में वृद्धि होने लग जाती है, क्योंकि अब रोमन सिस्टम खत्म हो गया है। और समुद्रगामी युद्धपोत का विकास के साथ ही यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बढ़ा। अब देखो, अब क्या है, समुद्री जहाज जो है ना उसका अब ये मान लीजिए उसका विकास अच्छा हो गया है, तो अब सारे देश जो हैं कहीं ना कहीं महासागरों से तो जुड़े हुए हैं ना, एशिया, अफ्रीका, ये जो महाद्वीप है ये जुड़े हुए हैं। तो अब समुद्री मार्ग के जरिए भी व्यापार होने लगा और आसानी से होने लगा। तो यूरोप और एशिया के बीच में खूब व्यापार बढ़ा। अमेरिका की खोज हो गई थी तो अमेरिका से भी व्यापार होने लगा था, ठीक है। और 15वीं शताब्दी तक अगर हम देखें तो यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हो गया था। यूरोपीय उपनिवेशवाद का मतलब है कि जो यूरोप के देश थे, खासकर, मैं वैसे तो बहुत सारे देश हैं पर मैं आपको दो चार नाम बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हो गया फ्रांस, ठीक है, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्पेन,
ये कुछ ऐसे देश हैं यूरोप के जिन्होंने दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बनाया। जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना गुलाम बना लिया, श्रीलंका को अपना गुलाम बना लिया, ऐसे ही इन देशों ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों को गुलाम बना लिया, अमेरिका के कई सारे देशों को गुलाम बना लिया। ठीक है, तो उपनिवेशवाद शुरू हो गया था 15वीं शताब्दी में। यूरोप ने पूरी दुनिया में विभिन्न देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया, और फिर विदेशी वस्तु के साथ साथ व्यापार का एक नया स्वरूप का उदय हुआ। क्योंकि आपको पता है, ये जो यूरोपियन भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। किस बहाने से आए थे? कि ये यहाँ पे व्यापार करने आए थे। ठीक है, व्यापार के लिए ही तो आए थे, लेकिन जब इनको लगा कि भाई इनके पास बहुत संसाधन है और यहाँ पे संसाधनों का दोहन करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है, तो इन्होंने धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाया। तो ऐसे ही इन्होंने दुनिया भर में करा, और इसी समय में व्यापार का एक नया स्वरूप भी हुआ। और वो नया स्वरूप क्या था? जिसको कहा जाता है दास व्यापार। अब यहाँ पे केवल वस्तुओं का व्यापार नहीं हो रहा, बल्कि ह्यूमन यानी मानव का व्यापार होने लगा। ठीक है, यानी व्यक्तियों का व्यापार होने लगा। वो व्यक्ति कौन थे? दास। यानी अफ्रीका वगैरह से मजदूर जो होते थे, दास जो होते थे, वो खूब लाए जाते थे और उनसे खदानों में, कारखानों में काम करवाया जाता था। ठीक है, तो ये जो दास व्यापार यानी लोगों का व्यापार होने लगा था। बोली लगाई जाती थी और लोग इनको अपने घरेलू काम के लिए भी रखने लगे थे। तो एक नई प्रथा शुरू हो गई थी, दास प्रथा, दास व्यापार। फिर पुर्तगाली, डच, स्पेनिश जो लोग थे उन्होंने और अंग्रेज जो थे, इन्होंने अफ्रीकी मूल के जो निवासी थे इनको खूब पकड़ा और ज़बरदस्ती इनको बागान में ले गए मजदूरी कराने के लिए। ठीक है, अमेरिका में भी इन्होंने कुछ लोगों को भेजा कि भाई तुम वहाँ पे भी जाके काम करो, क्योंकि अमेरिका भी के भी कुछ देश ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो इनके अंग्रेज़ों के कब्जे में थे। फिर दास व्यापार जो है, ऐसा माना जाता है कि 200 साल से भी लंबे समय तक लाभदायक व्यापार रहा है। ठीक है, यानी लंबे समय तक ये चलता रहा है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी होता था इनको। फिर बाद में दास प्रथा जो थी इसको अमानवीय बताया गया, लोगों ने इसका बहुत विरोध करा और इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अलग अलग समय में। जैसे डेनमार्क की बात करें तो 1792 में यहाँ पे दास जो व्यापार था उसको ख़त्म किया। ब्रिटेन की बात करें तो 1807 में यहाँ पे दास जो व्यवस्था थी इसको ख़त्म किया गया। संयुक्त राज्य की बात करें तो 1808 तक यहाँ पे भी समाप्त कर दिया गया। तो ठीक है, जब तक समाप्त नहीं हुआ ना दास व्यवस्था ये पूरी तरीके से, तब तक ये कई देशों में चलती रही थी। ठीक है, और इससे लोग लाभ कमा रहे थे। हालांकि जो दास होते थे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क हो जाती थी। ठीक है, फिर औद्योगिक क्रांति होती है, यानी यूरोप के देशों में उद्योग लगाए जाने लग जाते हैं, खूब उद्योग लगाते हैं, खूब वो पैसा कमाने लग जाते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के बाद क्या होता है कि कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि देखो उद्योग में क्या है, कोई ना कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी विनिर्माण हो रही है। जब भी उद्योग में कोई चीज़ बनाई जाएगी तो भाई उसके लिए कच्चा माल तो चाहिए होगा ना, तो बिल्कुल चाहिए होगा। अब उद्योग इतने सारे लग गए हैं तो कच्चा माल चाहिए, तो कच्चे माल की डिमांड जो थी वो बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, लेकिन डिमांड कच्चे माल की बढ़ गई है लेकिन उसकी कीमत घट गई है। अब आप सोचोगे यार जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसकी तो कीमत भी अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यानी कच्चे माल की मांग तो बढ़ रही है लेकिन डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है? जो बनने के बाद हो जाता है। जैसे मान लो आलू है, आलू क्या है? कच्चा माल है, लेकिन आलू से जब चिप्स बना दिए गए तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई। यानी आलू की कीमत तो बहुत कम है लेकिन चिप्स जो है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। तो कच्चे माल की कीमत कम हो रही थी और बने हुए माल की कीमत जो है बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, औद्योगिकृत राष्ट्र यानी कि ऐसे राष्ट्र जो उद्योग थे जहाँ पे उन्होंने क्या करा, कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पाद का आयात किया। यानी जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उसको खरीदना शुरू करा और मूल्य परक तैयार माल को वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों में निर्यात कर दिया। इन्होंने क्या करा, जो मूल्य परक जो माल होता था, जो भी वस्तु होती थी, उसको ऐसे देशों में बेचना शुरू कर दिया इन्होंने जहाँ पे उद्योग नहीं थे, उद्योगों का विकास नहीं हुआ था। यानी उद्योग जिन देशों में था उन देशों ने कच्चे माल को खरीद के और बनाकर उन देशों में बेचना शुरू कर दिया जो जहाँ पे ज़्यादा उद्योग नहीं थे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया हुआ था। अंग्रेज क्या करते थे, भारत से कच्चा माल ले जाते थे ब्रिटेन, वहाँ से चीज़ों को बनाते थे उद्योगों में और वापस हमको ही चेप देते थे, यानी हमको ही बेच देते थे वो। तो ये चल रहा था। फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखें तो प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब इनके लिए ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। अब क्या कर रहे थे, औद्योगिक देशों का जो असली कस्टमर है वो दूसरे औद्योगिक देश ही बन चुके थे। ठीक है, यानी एक औद्योगिक देश अपने यहाँ पे कोई चीज़ बना रहा है तो दूसरे औद्योगिक देश को वो वस्तु बेच रहा है। तो ये चलता रहा। फिर आ जाता है दौर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से 18 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45 में। ठीक है, तो ये जो समय आ जाता है
इस समय के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाया, क्योंकि इस समय व्यापार तो दुनिया भर के देशों में हो रहा था, तो इन्होंने पहली बार व्यापार पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, और बैन कर दिया, यानी कि लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड ही व्यापार हो सकता है, ज़्यादा व्यापार खुला नहीं होगा। फिर विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क के लिए एक समझौता किया गया जिसको गैट बोला जाता है, ठीक है, गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, यही बाद में जाके WTO बन जाता है, यानी विश्व व्यापार संगठन बन जाता है। और इसने कहीं ना कहीं जो टैक्स बढ़ा दिया था उसको घटाने में वापस से मदद की। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अस्तित्व में क्यों है भाई इंटरनेशनल व्यापार अस्तित्व में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि इससे ना कहीं सभी की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, ठीक है, जो भी देश व्यापार कर रहे हैं फायदा तो देखो होता ही है। और विशिष्टीकरण करण का परिणाम भी है ये। आपको पता है कि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ संसाधन नहीं होते हैं, तो वो उन संसाधनों को व्यापार के जरिए खरीद सकते हैं, यानी वो चीज़ें उनके पास पहुंच जाती है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो व्यापारिक जो साझेदार होते हैं, ठीक है, जो भागीदार होते हैं, उन दोनों को लाभ होता है, यानी जो बेच रहा है, ठीक है, अपनी वस्तु, उसको भी पैसा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, और जो खरीद रहा है उसको उसकी जरूरत का सामान मिल जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए दोनों ही पक्षों के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, यानी ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इसके क्या आधार है, तो इसके 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक को हमको समझना है। सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं, ठीक है, हर देश के संसाधन में भिन्नता होती है। जनसंख्या भी इसका एक महत्वपूर्ण आधार है। फिर परिवहन भी इसका महत्वपूर्ण आधार है। आर्थिक विकास की अवस्था, विदेशी निवेश की सीमा, ये सब इसका महत्वपूर्ण आधार हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एक करके इन सारे पॉइंटों को समझते हैं आगे चल के। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो 5 मुख्य आधार हैं इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। देखिए क्या होता है कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और सभी देशों में उनके जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं वो अलग होते हैं। मान लो किसी देश में आपको नदियाँ दिखेगी, पहाड़ दिखेंगे, तो कोई देश बंजर होगा, ठीक है, कहीं पे रेगिस्तान होगा, कहीं पे आपको तेल मिलेगा, पेट्रोलियम, जैसे आप अरेबियन देशों में देखोगे तो आपको वहाँ पे पेट्रोलियम मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ देशों में कोयला मिल जाता है, कहीं पे ग्रेनाइट की चट्टानें मिल जाती हैं। तो सभी देशों की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग होती है, ठीक है, यानी कि सभी देशों की भौगोलिक संरचना अलग है, भूविज्ञान सभी का अलग है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी अलग है, कहीं पे जलवायु अलग है, कहीं पे बहुत ठंडी जलवायु है तो कहीं पे गर्म जलवायु है, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति अलग होने के कारण, टेम्परेचर के अलग होने के कारण, जलवायु के अलग होने के कारण विभिन्न देशों में संसाधन भी अलग अलग तरह के होते हैं। यही हमको समझना है कि राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं उसमें भिन्नता होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे भौगोलिक संरचना, एक एक करके समझना है आपको। देखिए भौगोलिक संरचना विभिन्न देशों में अलग होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पे उपजाऊ मिट्टी होगी, कहीं पे नहीं होगी, कहीं पे उबड़ खाबड़ होगा, कहीं पे पठार होंगे, कहीं पे चट्टानें होंगी, कहीं पे नदियां होंगी, ठीक है। तो ये भौगोलिक संरचना विभिन्न देशों में अलग होती है। तो देखिए खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है, यानी भौगोलिक संरचना जो होती है कहीं ना कहीं जो खनिज संसाधन होते हैं उसके आधार को निर्धारित करती है। और विभिन्नताएं जो होती है वो फसलों, पशुओं की विभिन्न जो पशुओं में जो आपको विविधता देखने को मिलती है, फसलों में भी विविधता देखने को मिलती है। अब मान लो कोई देश है जहाँ पे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में कपास होगा, तो कपास वहाँ पे ज्यादा होगी। किसी देश में दूसरे प्रकार की मिट्टी है, वहाँ पे गेहूं ज्यादा हो सकता है। तो ये सब होता है। ऐसे ही जानवर वहाँ पे अलग अलग होते हैं। अब मान लो कोई देश है जहाँ पे अच्छा समुद्री किनारा है या पहाड़ है, तो लोग वो जगह जो टूरिस्ट होंगे उसको अट्रैक्ट करेगी, तो वहां पे पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसा किसी देश की भौगोलिक संरचना होगी उसी प्रकार के वहां पे संसाधन होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा खनिज संसाधन। पूरी दुनिया में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि पूरी दुनिया में जो खनिज है ना वो असमान रूप से वितरित है। कहीं पे कुछ खनिज ज्यादा मिलते हैं तो कहीं पे कोई खनिज ज्यादा मिलेगा, कहीं पे कोई खनिज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से खनिजों में विभिन्न देशों में असमानता देखने को मिलती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु भी आपको अलग अलग दिखेगी, क्योंकि भाई एक विशेष प्रकार की जलवायु में विशेष प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु ही मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग देशों की जो जलवायु होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि ऊन आपको कहाँ पे मिलेगा, ऊन आपको ऐसी जगह पे मिलेगा जो ठंडे प्रदेश होंगे, यानी कि जलवायु जहाँ पे ठंडी होगी, पहाड़ी एरिया होंगे, ठंडे होंगे, वहाँ पे ऊन मिलेगी आपको। फिर केला, रबड़, कहवा ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं, तो जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे वहां पे आपको ये चीजें मिलेगी। तो जलवायु से भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है।
सेकंड है जनसंख्या कारक, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता देख ली हमने, अब जनसंख्या कारक को देखते हैं। जनसंख्या कारक में क्या है, अब आप जानते हैं कि जनसंख्या जो है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। तो जनसंख्या का जो आकार है या जनसंख्या का जो वितरण है, जो विविधता है, वो भी आपको अलग अलग मिलती है। कोई देश ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो कोई देश ऐसा भी होगा जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या होगी, ठीक है। तो ये होता ही है बिल्कुल। फिर इसी में पॉइंट आ जाता है हमारा, सब हेडिंग आ जाती है सांस्कृतिक कारक। तो आप जानते हैं कि विशिष्ट संस्कृति जो होती है उसमें कला का, हस्तशिल्प का, ये विभिन्न रूप इसके विकसित होते हैं जिसको दुनिया भर में सराहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है सबसे बेहतरीन चाइना। चाइना में क्या है, चाइना की जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, ठीक है। वो वहाँ की एक सांस्कृतिक धरोहर मान लीजिए आप। ऐसे ही ईरान के कालीन के बारे में आपने सुना होगा। ईरान जो है, जो कभी पर्शिया होता था, ठीक है, ये ईरान बन गया। अब यहाँ की जो कालीन है ना, पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि बहुत सुंदर डिजाइन की कालीन यहाँ पे बनाई जाती है। फिर इसी में है आपका सेकंड पॉइंट जो है वो है जनसंख्या का आकार। अब देखो, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो सघन बसाव वाले होते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत घनी जनसंख्या होती है। तो ऐसे देशों में आंतरिक व्यापार जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि भाई लोग ज्यादा हैं, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पे व्यापार भी होगा, लोगों की डिमांड भी होगी। जबकि जो बाह्य व्यापार है वो यहाँ पे कम होता है, ठीक है। और जैसे कृषि हो गया या औद्योगिक उत्पाद हो गए, इसका जो ज्यादातर हिस्सा होता है ना, वो स्थानीय बाजारों में ही लग जाता है, यानी आसपास के बाजारों में ही कृषि उत्पाद खप जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या का जो जीवन स्तर होता है वो बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि भाई लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी है। अगर लोगों के पास पैसा है तो वो क्या करेंगे, बेहतर अच्छी क्वालिटी की चीजों को मंगाएंगे, और खासकर वो विदेशों में बनने वाली चीजों को भी मंगाएंगे। लेकिन अगर मान लो कहीं की जनसंख्या गरीब है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो आसपास की लोकल चीजों से ही काम चलाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। तो अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास की अवस्था। देखो, विभिन्न देशों की जो आर्थिक विकास की अवस्थाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार को परिवर्तित हो जाती है। अब क्या है कि विभिन्न देश आपस में व्यापार करते हैं और अलग अलग टाइप की चीजों का व्यापार करते हैं, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं व्यापार जो है वो निर्धारित होता है। होता क्या है कि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है, ठीक है, मान लो जहाँ पे खेती अच्छी होती है, फसलें अच्छी उगती हैं, तो विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पाद विनिमय किया जाता है। यानी जहाँ पे विनिर्माण होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे कृषि उत्पाद को खरीद लिया जाता है। जैसे कि मान लो किसी ने कोई चिप्स का उद्योग लगाया हुआ है, ठीक है, वो चिप्स बनाता है और उसको पैक करके बेचता है। तो उस चिप्स वाले को क्या लेना पड़ेगा, आलू लेना पड़ेगा ना। तो वो आलू कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे खेती हो रही होगी। तो खेती वाले से वो आलू ले लेगा और उसके चिप्स में बनाकर उसको बेच देगा। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो और ऐसे एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो कुछ औद्योगिक राष्ट्र हैं जहां पे खूब उद्योग है, तो औद्योगिक राष्ट्र क्या बेचेंगे भाई, तो वो मशीनें वगैरह बेचेंगे, क्योंकि वो उनके पास उद्योग है, उनके पास मशीनरी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो वो उद्योगों को और मशीनरी को या बनी हुई चीजों को निर्यात करेंगे, ठीक है। और खाद्यान्न तथा कच्चे जो पदार्थ होते हैं, कच्चा माल होता है, इन चीजों को ये खरीदा करेंगे। तो जिस व्यक्ति के पास जो चीज होती है वो उसको सेल करता है, और जो चीज नहीं होती है उसको वो परचेज करता है। तो यही चीजें होती हैं जो आर्थिक विकास की अवस्थाओं को निर्धारित कर रही है यहाँ पे। फिर है विदेशी निवेश की सीमा। देखो, विदेशी निवेश यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, इसको समझते हैं। तो विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। तो विदेशी निवेश होता है वो विकासशील देशों में क्या करता है, व्यापार को बढ़ाता है। तो इसीलिए जो विभिन्न जो विकसित देश होते हैं ना, वो हमेशा व्यापार करने के लिए विकासशील देशों को ढूंढते हैं, क्योंकि भाई विकासशील देशों में जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको पैसा ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। कम पैसे में इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और उनको फायदा भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा बाजार भी होता है। तो इसकी वजह से देखो इनको काफी लाभ होता है। तो खनन हो गया, प्रवेदन हो गया, तेल खनन हो गया, या भारी जो इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, कबाड़ या बागवानी, कृषि, इन सब के लिए जो पूंजी का अभाव है, जो पूंजी की कमी होती है, तो वो पूंजी की कमी जो है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि विदेशी निवेश हो जाता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट होने लग जाता है, तो विकासशील देशों के पास पैसा आने लग जाता है, ठीक है। तो उनके पास जो कमी है उस कमी को वो पूरा कर पाएंगे अगर उनके पास पैसा हो जाएगा। तो विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योग के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों और आयात सुनिश्चित करते हैं तथा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं, ठीक है। यानी कि जो विकासशील देश हैं वो क्या करते हैं, जो पूंजी प्रधान उद्योग होते हैं, औद्योगिक राष्ट्र जो होते हैं, उनके लिए खाद्य पदार्थ या खनिज जो होते हैं, उन सारी चीजों को आयात सुनिश्चित करवाते हैं।
और जो निर्मित वस्तु होती है यानी मैन्युफैक्चर करके जो वस्तु मिलती है उसके लिए एक बाजार भी निर्मित करते हैं, क्योंकि भाई वहां पे बड़ा बाजार होता है तो वहां पे अधिक लाभ होता है। नेक्स्ट है हमारा परिवहन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखोगे यहाँ पे मैं वापस ले चलता हूँ। तो देखो, जनसंख्या कारक देख लिया, आर्थिक विकास की अवस्था देख ली, विदेशी निवेश देख लिया, अब एक परिवहन भी पॉइंट है, तो परिवहन को भी देख लेते हैं जल्दी। तो देखिए, परिवहन में क्या है कि पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। पुराने समय में क्या होता था, इतनी ज्यादा परिवहन की सुविधा नहीं होती थी, तो इसीलिए जो व्यापार था वो बड़े लेवल पे नहीं हो पाता था। आसपास में यानी जो लोकल क्षेत्र होते हैं वहीं पे व्यापार हो पाता था, क्योंकि भाई सामान को लाने ले जाने की उतनी सुविधाएं नहीं होती थी। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तु जैसे रत्न हो गए, रेशम हो गए, मसाले हो गए, ये लंबी दूरी तक व्यापार किए जाते थे, यानी केवल महंगी चीजों का ही लंबी दूरी तक उस समय में व्यापार होता था। फिर बाद में रेल आई और समुद्री और वायु परिवहन का विस्तार होने लगा। ठीक है, और बड़े बड़े जहाज बनने लगे, तो उसकी वजह से क्या हो गया, व्यापार आसान हो गया। अब साधन बेहतर हो गए, बेहतर साधन है तो व्यापार जो है वो स्थानिक विस्तार हुआ, यानी अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने लगा। अब क्या है, आज के समय में व्यापार आसानी से हो जाता है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, परिवहन की सुविधाएं हैं। तो यही चीजें बता रखी है कि ये भी कहीं ना कहीं व्यापार के आकार को प्रभावित करते हैं। अच्छा परिवहन होगा तो व्यापार ज्यादा होगा, परिवहन की सुविधाएं कम होगी तो व्यापार भी कम होगा। अगला है व्यापार संतुलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यापार संतुलन, अब आपने ये देखा है, अभी तक ये पढ़ा है कि व्यापार से दोनों को लाभ होता है। किसको, जो खरीद रहा है चीजों को उसको भी लाभ है, क्योंकि भाई उसको उसकी जरूरत का सामान मिल जा रहा है, लेकिन जो वस्तु को बेच रहा है उसको भी लाभ है, हमने यही पढ़ा था ना। लेकिन व्यापार में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है व्यापार का संतुलन। इसमें दो चीजों को देखा जाता है, आयात और निर्यात। ठीक है, अब क्या बेहतर माना जाता है ये समझिए। मान लीजिए कोई देश है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ चाइना का। चाइना से आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा वस्तुओं को निर्यात करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। मान लीजिए चाइना है, ये बाहर से चीजें, यानी मान लो चाइना जो है वो इंडिया से खरीदता है कोई चीज। ठीक है, यानी मान लो 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहा है, यानी पूरा व्यापार 100 रुपए का है, लेकिन चाइना इंडिया को 200 रुपए की चीजें बेच दे रहा है। अब समझिए, चाइना का जो आयात है वो तो 100 रुपए का है, लेकिन निर्यात वो 200 रुपए का कर रहा है। तो ये क्या होगा, इसको बेहतर माना जाएगा, यानी इसको पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, इसी को व्यापार संतुलन कहते हैं, कि हमारा निर्यात ज्यादा होना चाहिए। जो देश निर्यात करता है ना वो फायदे में रहता है, और जो देश आयात करता है वो कहीं ना कहीं उतने फायदे में नहीं रहता, क्योंकि उसको अपनी ज्यादा मुद्रा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसी को व्यापार संतुलन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा में अधिक है तो व्यापार संतुलन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यानी कि हम खरीद तो बहुत रहे हैं। अब जैसे भारत है, भारत चाइना से बहुत सारी चीजें खरीदता है। मान लो अगर भारत बहुत ज्यादा आयात कर रहा है, ठीक है, तो यही देखा जाता है, यानी कोई देश अगर बहुत ज्यादा खरीद रहा है लेकिन बेच कम रहा है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, गलत माना जाता है। लेकिन मान लो कोई देश ऐसा है जिसका निर्यात का मूल्य ज्यादा है आयात के मूल्य की तुलना में, ठीक है, तो वो देश क्या होगा, फायदा होगा उसके लिए, मतलब उसको संतुलित या फिर धनात्मक अनुकूल कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको फायदा हो रहा है। तो इसीलिए आज के समय में देखा जाता है कि व्यापार दुनिया से ज्यादा हो, और ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट कम हो एक्सपोर्ट ज्यादा हो, यानी कि हम खरीदे तो कम लेकिन बेचे ज्यादा, तो उसको व्यापार संतुलन में अच्छा माना जाता है। ठीक है, एक देश की आर्थिकी के लिए यानी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार संतुलन जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है। व्यापार संतुलन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब आप देखते हो जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया कराए। मेक इन इंडिया का मतलब है इंडिया में ही चीजों को बनाया जाएगा और दुनिया भर में बेचा जाएगा। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो व्यापार संतुलन अगर मान लो किसी का ऋणात्मक में है तो कहीं ना कहीं उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो धनात्मक में है तो वो उस देश के लिए अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। इसको दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है, पहला है द्विपार्श्विक और दूसरा है बहुपार्श्विक। अब देखो, द्विपार्श्विक का क्या मतलब है, यहाँ पे द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। ठीक है, यानी जो द्विपार्श्विक व्यापार होता है वो दो देशों के द्वारा होता है और एक दूसरे के साथ होता है। फिर बहुपार्श्विक क्या होता है, इस नाम से ही पता लग रहा है, बहु यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में आपस में व्यापार हो, जैसे 5-7 देश हैं आपस में एक दूसरे से व्यापार करते हैं तो वो बहुपार्श्विक हो गया। लेकिन दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं तो वो द्विपार्श्विक हो गया। कितना सिंपल है, यही आपको याद रखना है। फिर है अगला टॉपिक है मुक्त व्यापार की स्थिति, यानी व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य जो है वो मुक्त व्यापार अथवा
व्यापार उदारीकरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी मुक्त व्यापार का मतलब है फ्री ट्रेड। जब दो देशों के बीच में व्यापार होए और उसमें सीमा शुल्क जो है उसको हटा दिया जाए, घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए या बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, तो इसको मुक्त व्यापार कहते हैं। अब देखो क्या होता है, दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो उसमें लगता है सीमा शुल्क, यानी टैक्स बहुत लगता है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो सरकारें क्या करती हैं, टैक्स को कम कर देती हैं, घटा देती है, कभी कभी तो उसको फ्री भी कर देती हैं। तो इसको मुक्त व्यापार कहते हैं, इससे फायदा होता है। ठीक है, फिर घरेलू उत्पादों और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों की वस्तुओं सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। इसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मान लो किसी देश में बाहर के देशों से व्यापार नहीं होता है, घरेलू चीजों पर निर्भर है, तो क्वालिटी नहीं आएगी, कंपटीशन नहीं आएगा। लेकिन जब बाहर की दुनिया के देशों के लिए खोल दिया जाएगा व्यापार के रास्ते, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, क्वालिटी सुधरेगी चीजों की। और आज के समय में क्या है, वैश्वीकरण का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है। और भूमंडलीकरण में क्या होता है, मुक्त व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। खासकर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पे देखें तो मुक्त व्यापार से इनको कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, विकासशील देशों को। लेकिन विकसित देश बहुत ज्यादा इससे लाभ कमा जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पे थोपा जाता है। ठीक है, मुक्त व्यापार, इसके कारण ये समान अवसर ना देकर बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं और इनको कहीं ना कहीं उतना लाभ नहीं होता। लेकिन विकसित देश जो होते हैं वो ज्यादा लाभ कमा जाते हैं, पैसा बना जाते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक है WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। अब देखो 1948 में 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की जो टैक्स लगाए जाते थे या जो व्यापार में जो बाधाएं होती थी, ठीक है, उनको उनसे मुक्त कराने के लिए एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गेट कहा जाता है, ये लाया गया था। गेट ही बाद में WTO बन गया। अब देखो क्या था, शुरू शुरू में दो देश आपस में व्यापार करते थे, बहुत ज्यादा आपस में टैक्स लग जाता था उनका, सीमा शुल्क लगा लेते थे, बहुत तरह की बाधाएं होती थी, लाइसेंस प्रणाली होती थी, यानी दो देशों के बीच में व्यापार करना पहले इतना आसान नहीं होता था। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए गेट लाया गया था। ठीक है, ये एक समझौता था जिसके तहत जो सीमा शुल्क है उसको कम करने की बात थी। फिर 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच में मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यानी व्यापार को प्रमोट करने के लिए, इनको लगा कि यार एक स्थायी संस्था होनी चाहिए, ठीक है, जो इन सब कामों को सही तरीके से देखे। फिर 1995 में क्या होता है, ये जो गेट था, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ जो था, इसको WTO में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि ये बन गया विश्व व्यापार संगठन। तो पेपर में क्वेश्चन पूछे कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है, तो आपको लिखना है गेट। ठीक है, हो सकता है MCQ में आ जाए, तो आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, आप तुरंत ही कर दोगे, तो ये याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच में जो वैश्विक नियम होते हैं व्यापार के, उसको तय करता है। ठीक है, विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को बनाता है। सदस्य देशों के बीच में मान लो कभी कभी क्या होता है, व्यापार में कुछ विवाद हो जाता है, तो उसको निपटारा भी करता है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है, इससे संबंधित मामले देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है, दो तरीके से इसको देख सकते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार लाभदायक होता है, सेल करने वाले के लिए और परचेज करने वाले के लिए, दोनों के लिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार हानिकारक भी हो सकता है। तो अब आपको ये दोनों सिनेरियो समझने हैं कि कब व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार लाभदायक होगा और कौन सी कंडीशन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हानिकारक होगा। तो लाभदायक देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का होना विभिन्न देशों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है यदि, कब होगा ये समझिए, यदि मान लो उनके पास प्रादेशिक विशिष्टीकरण है, वो उन चीजों को सेल करते हैं, या उत्पादन का स्तर अच्छा है, रहन सहन का स्तर अच्छा है, वस्तु और सेवाओं को पूरी दुनिया में उपलब्ध कराया जा रहा है, कीमत और वेतन समानीकरण है उसमें, ज्ञान और संस्कृति को प्रेरित किया जा रहा है। अगर ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं तो व्यापार में फायदा होगा। लेकिन व्यापार में नुकसान कब होगा ये भी समझिए। मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार हानिकारक कब हो सकता है, यदि अन्य देशों पर निर्भरता हो जाए। मान लो किसी देश की किसी दूसरे देश पे बहुत ज्यादा निर्भरता हो जाए, तो व्यापार हानिकारक हो सकता है। या विकास का असमान स्तर हो, ठीक है, शोषण हो रहा हो, मान लो युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंदता हो, या विश्वव्यापी व्यापार जीवन के जो अनेक पक्ष हैं उसको प्रभावित कर रहा हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हो, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हो रही हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे हानिकारक साबित हो जाता है व्यापार। उससे लाभ कम नुकसान ज्यादा होते हैं। ज्यादातर यही होता है ना, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं वो विकासशील देशों की सॉरी विकसित देशों की होती हैं, लेकिन विकासशील देशों में जाके व्यापार करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, उनको कमजोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पत्तन। पत्तन क्या होता है, देखो पत्तन इस तरीके से समुद्र के किनारे होता है, बनाया जाता है, जहां से जहाज आते हैं, रुकते हैं और यहाँ से सामान को लादा जाता है, सामान को उतारा जाता है, लोग भी यहाँ पे आते जाते हैं, इन जहाजों में चढ़कर यात्रा करते हैं। ठीक है, ये पत्तन कहलाते हैं।
तो पत्तन क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार है, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो व्यापार होता है वो इन पत्तनों के द्वारा ही होता है। पत्तन जो होते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल जो व्यापार होता है उसका मेन जो प्रवेश द्वार है वो पत्तन ही होते हैं। और पत्तनों के द्वारा जहाजी माल जो है या यात्री जो है वो दुनिया के एक भाग से दूसरे भाग तक चले जाते हैं। नेक्स्ट है पत्तन जहाज के लिए सामान को लाने, ले जाने, उतारने, भंडारण करने की सुविधाएं देते हैं। एक पत्तन का जो महत्व होता है वो उसके नौभार के आकार पे होता है, यानी कितना उस पे वजन लाया जाता है, कितने जहाज डेली आते हैं, कितने जहाज, मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा जहाज आते हैं डेली, तो उसका महत्व बढ़ जाता है पत्तन का, ठीक है। उस पे कितना सामान लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, कितने लोग उस पे यात्रा कर रहे हैं, इस चीज को दिखाता है। पत्तन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो इसको कई कैटेगरी में बांटते हैं। मान लीजिए औद्योगिक पत्तन है। औद्योगिक पत्तन का मतलब क्या है, ये जो पत्तन होते हैं थोक नौभार, ठीक है, यानी जो होलसेल में ये डील कर रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या में अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन, ये सारी चीजें इस पे लाई जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई जाती है। फिर दूसरा होता है वाणिज्यिक पत्तन। इसमें क्या होता है, सामान्यतः ये ऐसे नौभार होते हैं जिसमें ज्यादातर विनिर्मित चीजें यानी बनी हुई वस्तुएं, ठीक है, कच्चा माल नहीं ले जा रहे, इसमें बनी हुई वस्तुओं का निपटान किया जाता है जिससे कि एक देश से दूसरे देश में इसको ले जाया जा सके। और इसमें क्या होता है, इसमें पत्तन यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं, इसमें लोगों की यात्रा के लिए भी काम चलता है, यानी वाणिज्यिक पत्तन से लोग यात्रा भी कर सकते हैं। तीसरा है विस्तृत पत्तन। ये पत्तन जो होते हैं इसमें बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, बहुत बल्क में चीजों को लाना ले जाना होता है, और इसी को विस्तृत पत्तन कहते हैं। और फिर इसके बाद एक और कैटेगरी होती है अवस्थिति के आधार पे, यानी स्थिति के आधार पे पत्तन को देखते हैं। तो इसमें आता है एक अंतर्देशीय पत्तन। ये पत्तन क्या होते हैं, ये समुद्री तट से दूर होते हैं, समुद्री तट जो है उससे काफी दूर होते हैं। ये समुद्र से एक नदी या फिर मान लो कोई नहर होती है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। मान लो ये समुद्र है, यहाँ पे कोई पत्तन है, लेकिन यहाँ पे कोई नदी आ रही है, उस नदी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पत्तन को हम बोलते हैं अंतर्देशीय पत्तन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना, जैसे मानचेस्टर एक नहर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हो। या फिर कोलकाता में जो हुगली नदी है, जो गंगा नदी की एक शाखा पर स्थित है, इसको भी आप बता सकते हो। कई सारे एग्जाम्पल है, कोई भी एक एग्जाम्पल अगर पेपर में आता है तो आप लिख सकते हो। दूसरा होता है बाह्य पत्तन। ये क्या होता है, ये गहरे जल के पत्तन होते हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं, जो ओरिजिनल पत्तन है उससे काफी दूर बने होते हैं। ये उन जहाजों जो अपने बड़े आकार के कारण उन पर पहुंचने में अक्षम है, इसको ग्रहण करके पैतृक पत्तनों को सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे आप ये मान लो कि काफी गहरे जल में बने हुए पत्तन है, वास्तविक पत्तन जो होता है उससे थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे जो जहाज है वो अपने बड़े आकार के कारण वहां पे पहुंचने में थोड़ा अक्षम है, नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसको ग्रहण करने के लिए पैतृक पत्तनों को सेवाएं प्रदान करते हैं, उसके आसपास के जो पत्तन है उसको सेवाएं देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, आप ऐसे बता सकते हो। नेक्स्ट है विशिष्टीकृत कार्यकलाप के आधार पे भी पत्तन को बांटते हैं, जैसे तेल पत्तन। अब इसका मतलब क्या होता है, जो ये तेल प्रक्रम, तेल से रिलेटेड जो चीजें होती है उसका परिवहन करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टैंकर पत्तन भी होते हैं, जो तेल हो गया उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए काम आता है, जैसे वेनेजुएला में मारा काइबो ये हो जाएगा, ट्यूनेशिया में एस खीरा, ठीक है, लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन, ये हो जाएंगे। तो आप इनके नाम बता सकते हो। फिर है मार्ग पत्तन, इसको विश्राम पत्तन भी कहते हैं। ये ऐसे पत्तन है जो मूल रूप से मुख्य जो समुद्री मार्ग होते हैं उस पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित कर दिए जाते हैं, ठीक है, जहां पे जहाज जो है वो ईंधन को भरने, मान लो क्योंकि कोई भी जहाज है वहां पे विश्राम कर सकता है, उसमें ईंधन भरना, उसमें जल भरना, या फिर उसमें कोई सामग्री लाने ले जाने के लिए लंगर वगैरह डाला जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये यूज में आते हैं। नेक्स्ट है पैकेट स्टेशन। इसमें इसको फेरी पत्तन के नाम से भी जानते हैं। ये पैकेट स्टेशन जो होते हैं विशेष रूप से छोटी दूरी को तय करते हैं और जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार स्थित होते हैं कि जलीय क्षेत्रों के आर पार एक दूसरे के समान होते जाते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका आंतरियो पत्तन। तो ये जो पत्तन है यहाँ पे विभिन्न देशों से निर्यात होने के लिए वस्तु लाई जाती है। सिंगापुर एशिया के लिए आंतरिक पत्तन है, ठीक है, एशिया के लिए सिंगापुर मेन पत्तन माना जाता है। और रोड टर्म जो है यूरोप के लिए हो गया, और कोपनहेगन जो है बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंतरिक पत्तन हो गया। और इसके बाद एक और पत्तन बच रहा है नौसेना पत्तन, ठीक है।
ये केवल सामाजिक महत्व के पत्तन होते हैं, क्योंकि ये जो पत्तन है इसमें युद्धक जहाज को सेवाएं देते हैं। युद्ध के लिए कोई जहाज वगैरह है, उसको लाना ले जाना, उसके लिए बनाए जाते हैं। या मान लो कोई जहाज है, उसकी रिपेयरिंग करानी है, मरम्मत करानी है, तो उसकी वर्कशॉप होती है, उसमें यूज में लाया जाता है। ठीक है, भारत में जो कोच्चि हो गया या कारवाड़ हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है और यहाँ पे अपना सिलेबस भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आपके जो बचे हुए चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।